दोस्तों नमस्कार। जिस शख्स ने 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान एक बार भी मंदिर शब्द नहीं कहा, वही शख्स 2024 में सिर्फ मंदिर और मंदिर शब्द ही कहेगा। इन 10 बरस के भीतर में भारत शायद दुनिया का एक ऐसा देश भी हो जाएगा जहां पर निजी क्षेत्र द्वारा सबसे कम निवेश भारत की अर्थव्यवस्था में किया गया हो। और शायद इन 10 बरस का इम्तिहान आने वाले वक्त में जब अर्थव्यवस्था के मार्फत कोई लेगा तो यह भी कहने से चूकेगा नहीं कि भारत की अर्थव्यवस्था पटरी से जिस दौर में उतर चुकी थी, उसी दौर में कॉरपोरेट का नेटवर्थ पटरी पर सरपट भागे जा रहा था। यह कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें 2014 के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरती चली गई? महामारी ने तो बहुत कम उसमें हिस्सेदारी निभाई है। उससे पहले ही भारत की अर्थव्यवस्था रोजगार दे पाने की स्थिति में नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र करें या भारत के भीतर CMIE का जिक्र करें, इन दोनों के डाटा को जब आप देखना समझना शुरू करेंगे तो आप जान जाइएगा कि आखिर क्यों 2014 में मंदिर शब्द नहीं कहा जा रहा था और 2024 में सिर्फ मंदिर शब्द कहा जाएगा। और इन सब के बीच में उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसे हिंदुत्व की प्रयोगशाला के से कहीं ज्यादा गवर्नेंस और डेवलपमेंट और इकोनॉमी के फेल होने की कथा और कहानी कहता है, जिसके आगे का रास्ता मंदिर की चौखट पर ही जाता है। प्रधानमंत्री की पहचान 2014 में मंदिर के साथ जुड़ नहीं पाई। 3 बरस लग गए उनको अयोध्या पहुंचने में। वो ये मानकर चलते रहे कि जिस अर्थव्यवस्था का खांचा वह खींचेंगे उससे भारत में चकाचौंध आ जाएगी, लेकिन परिस्थितियां एक के बाद एक उलट होती चली गई। और आज की तारीख में जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं तो यकीन जानिए मंदिर के अलावे कोई रास्ता इस सरकार के पास बचता ही नहीं है। हालांकि बीजेपी ने शुरू से जिन 2 पहियों का इस्तेमाल सत्ता में आने के बाद किया, उसमें एक पहिया अगर हिंदुत्व और मंदिर की कहानी कहता तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था, स्वदेशी और डेवलपमेंट का जिक्र भी होता। लेकिन यह अपने तरीके का पहला काल है जब देश की अर्थव्यवस्था, देश की इकोनॉमी, देश में स्वदेशीकरण, देश में विदेशी निवेश, ये सारी परिस्थितियां सरकार के हाथ से निकल चली है। क्योंकि खुद सरकार के आंकड़े बताने लगे हैं जिस तेजी से बेरोजगारी का ग्राफ इस देश के भीतर में बढ़ा है और जिस रोजगार का ग्राफ लगातार वो बढ़ते हुए दिखाना भी चाहती है, वो दरअसल रोजगार नहीं है, घरों के भीतर काम करते हुए लोग हैं, उनको भी एम्प्लॉयमेंट के दायरे में लाया जा रहा है। तो हमें लगता है कि आज तो उस प्रधानमंत्री को देखा जाए जो सिर्फ 2024 में मंदिर मंदिर कहेगा, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है और फहरिस्त की शुरुआत लगातार अर्थव्यवस्था के फेल होने के बाद उभरती है। एक के बाद एक प्रयोग को अगर देखें जो मंदिर के नाम से जुड़ता चला गया तो वह एक नींव डाली जा रही है 2024 के लिए, क्योंकि सबको पता है 2024 की जनवरी से इस देश के भीतर में संघ के 100 बरस पूरे होने का जश्न शुरू हो जाएगा। उस वक्त भी सिर्फ मंदिर की गूंज होगी। और इन परिस्थितियों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदुत्व के राजदूत के तौर पर या फिर इस देश के मंदिर के जीर्णोद्धार कराने की राजदूत के तौर पर स्थापित क्यों ना कर दिया जाए। यानी एक ऐसा राजा इस देश में भी हुआ जिसने सिर्फ मंदिरों पर ध्यान दिया। हैरत में ना आइए, क्योंकि फहरिस्त वाकई बहुत लंबी है। एक एक परिस्थिति को जरा समझना शुरू कीजिए। आप तुरंत निकले हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से, जो तकरीबन 700 करोड़ के विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट की शुरुआत 2019 के इलेक्शन के वक्त की गई थी। उसमें से तकरीबन 339 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और उसी रेनोवेशन के काम का लोकार्पण करने प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले काशी पहुंचे थे। यानी विश्वनाथ मंदिर से गंगा घाट तक 5 लाख वर्ग फीट में कॉरिडोर बनाने की स्थितियां प्रधानमंत्री ने लोकार्पण के साथ खींच डाली। अब जरा पुराने पन्नों को टटोलना शुरू कीजिए, आपके जहन में तुरंत अयोध्या आएगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को फैसला सुनाया था, 9 नवंबर 2019 को। उसके बाद बकायदा भगवा वस्त्र के साथ प्रधानमंत्री की मौजूदगी 2020 में अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के वक्त नजर आई। उसके आगे निकलिएगा तो आपको कश्मीर भी याद आएगा, जब धारा 370 वहां पर खत्म की गई। उस वक्त
मोदी सरकार ने घाटी में मंदिर कॉम्प्लेक्स के रिनोवेशन का प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उस प्रोजेक्ट के साथ घाटी में तकरीबन 1842 जो पूजा स्थल हैं उसको रेनोवेट करने का है। उसमें से हालांकि फिलहाल सिर्फ 212 कॉम्प्लेक्स ही ऑपरेशनल है, यानी वहां पूजा पाठ हो पा रही है। 2021 में 31 साल के बाद शीतलनाथ मंदिर का दरवाजा खुला और वहां पूजा पाठ हुई। सरकार ने अपने तौर पर मंदिर का राग कश्मीर के साथ भी जोड़ दिया। सरकार की पहचान और प्रधानमंत्री मोदी की पहचान मंदिर के साथ ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर बाकी फ्रंट पर वो फेल हो चले हैं तो अब एक ही पहिए पर सरपट सरकार को दौड़ना है। तो फिर मंदिर का राग और तेज क्यों ना किया जाए। रेनोवेशन की स्थिति में कश्मीर के भीतर में श्रीनगर का रघुनाथ मंदिर है, पाटन का शंकर गौरीश्वर मंदिर है, अवंतीपुरा का अवंती स्वामी और अवंतीस्वरा मंदिर है, अनंतनाग में भारतंड मंदिर है, श्रीनगर में पांथ्रेधान मंदिर है और इसी तरीके से केदारनाथ मंदिर के रेनोवेशन की दिशा में भी प्रधानमंत्री बढ़ गए। वहां पर ईशानेश्वर मंदिर, आस्था चौक पर ओंकार की प्रतिमा, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि, शिव उद्यान, वासुकी ताल, एक लंबी फहरिस्त है। हम इन फहरिस्त को आगे बढ़ाएं। सवाल आपके जहन में तुरंत होना चाहिए, क्या वाकई प्रधानमंत्री मंदिरमय हो गए हैं, या इस देश की नब्ज को उस राजनीति ने अब पकड़ लिया है जिस नब्ज के आश्रय बाकी तमाम मुद्दों को दरकिनार किया जा सकता है। हम मंदिरों की फहरिस्त पे लौटे दोबारा और जरा बताने की आपको कोशिश करें कि आखिर क्यों 2024 आते आते सिर्फ मंदिर मंदिर शब्द ही आपको सुनाई देगा। उससे पहले इस देश की आर्थिक स्थिति पर जरा गौर कीजिए। यह गौर करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि भारत दुनिया के उन देशों की कतार में आकर खड़ा हो गया है जहां पर सबसे बड़ी तादाद में भारत की जनसंख्या श्रम रोजगार से ही बाहर हो गई है। श्रम रोजगार से बाहर होने का मतलब है अब उसके लिए श्रम की जगह नहीं और वहां पर उसकी मजदूरी का पैसा दे पाने की स्थिति में सरकार नहीं। यह कितनी बड़ी तादाद है। अगर हम इसको 3 हिस्से में बांटें, 2014, 2017 और नवंबर 2021 तक, तो आप सोचिए कि 2014 में इस देश में नौकरी की तलाश में निकलने वालों की तादाद तकरीबन 60% थी। आज की तारीख में 60% रोजगार की तलाश में श्रम बाजार से ही बाहर हो गए हैं। 2021 में यानी सिर्फ 40% लोग ही श्रम बाजार में नौकरी खोज रहे हैं। नौकरी मिल नहीं रही है, नौकरी खोज रहे हैं। अगर आप ध्यान दीजिए 2017 में तो वो 60% से बढ़कर 53% तक और नीचे आया। उसके बाद हर बरस 53 से 56% हुआ जो लोग रोजगार के क्षेत्र से बाहर होते चले जा रहे हैं। 2019 में 57% आया, 2020 में भी 57% रहा, मार्च 2021 में यह 58.62% आया और नवंबर 2021 में 60% तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि अगर महामारी से पहले की परिस्थितियों को भी टटोले तो उस दौर में भी सरकार अर्थव्यवस्था संभाल नहीं पा रही थी। रोजगार की परिस्थिति इस दौर में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हुई है बेरोजगारी को लेकर, जो रोजगार क्षेत्र से बाहर हो गए। लेकिन उससे पहले 8% तो 2014 से ही बाहर होने शुरू हो गए थे, यानी इकोनॉमी उसी समय डामाडोल हो गई थी। जो 40% लोग रोजगार खोजने के लिए बाजार में भी उपलब्ध हैं, उनमें से एक बड़ी तादाद का मतलब यह है उसमें लगभग स्वरोजगार 53% जो है वो असंगठित क्षेत्र में है। असंगठित क्षेत्र का मतलब होता है स्वरोजगार, सरकार का कोई योगदान नहीं। उन 40% के 53% उसमें भी बाहर हो गए। उसमें से भी जो 18% लोग हैं वह घरेलू उपक्रम में मदद करते हैं, यानी अवैतनिक है, वेतन नहीं मिलता है, यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट है, यानी इसे रोजगार मान लिया गया। सरकार अपने आंकड़ों के जरिए खेल रही है, लेकिन इस देश के भीतर के गुस्से और आक्रोश को भी समझ रही है। जब रोजगार नहीं है, युवा सड़क पर है, लगातार उसके पेट की भूख और डिग्री को लेकर उसके दिमाग लगातार इस बात को सवाल कर रहा है कि इतनी पढ़ाई के बाद भी हमारे पास कोई काम क्यों नहीं है। और जो रिपोर्ट निकल कर आती है उसमें बहुत साफ तर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट और CMI की रिपोर्ट बहुत साफ कहती है कि महामारी ने स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं बिगाड़ी, हालात महामारी से पहले ही बिगड़ गए थे। दूसरी परिस्थिति जो दुनिया के मानचित्र पर भारत क्यों पीछे है,
90% महिलाएं उन राज्यों में जहां पर ज्यादा से ज्यादा मंदिर का राग अपनाया जाए, उसमें मध्य प्रदेश भी आता है, उत्तर प्रदेश भी आता है, गुजरात भी आता है, बिहार भी आता है, झारखंड भी आता है। इन जगहों पर महिलाएं श्रम बाजार से लगभग 90% बाहर है और दुनिया सवाल भारत से कर रही है कि अर्थव्यवस्था में समृद्धि कैसे आ सकती है अगर महिलाएं ही आपके श्रम बाजार से बाहर रहेंगी तो। यानी इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ कुछ इस तरीके का खिलवाड़ किया गया है कि 1991 के बाद से भारत में पहली बार निवेश जो प्राइवेट सेक्टर है वो कम कर रहा है और सरकार पैसा किसी भी हालत में जुगाड़ करने के लिए सरकारी संपत्तियों को निजी क्षेत्र के हाथों में सौंपती चली जा रही है। ऐसी धारा दुनिया में आपने कभी नहीं देखी होगी। तो फिर सरकार कैसे जिक्र करे रोजगार का, इंडस्ट्री का, कॉरपोरेट का, प्रोडक्शन का, एक्सपोर्ट का, बैंकिंग सिस्टम का, आरबीआई के सिस्टम का कैसे जिक्र करे और कैसे जिक्र करे उन परिस्थिति का कि इस देश को कैसे चलाना। यह सवाल अब इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि हर कोई यह जान चुका है कि देश निजीकरण से नहीं चलता है, देश डिसइन्वेस्टमेंट से भी नहीं चलेगा, देश कॉरपोरेट के पैसे से भी नहीं चलेगा और यह देश दुनिया से कर्ज लेकर भी नहीं चलेगा। आपको अगर देश चलाना है तो उत्पादन आपको करना होगा, जो नहीं हो पा रहा है। देश चलाना है तो एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा, जो नहीं बढ़ पा रहा है। आपको देश चलाना है तो आपको देश में रोजगार देने होंगे, जो आप दे पाने की स्थिति में नहीं है। देश चलाना है तो इस देश के कंज्यूमर की जेब में आपको पैसा डालना होगा, जो आप देने की स्थिति में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या वाकई हम लोग एक इकोनॉमिकली फेल स्टेट की कतार में आकर खड़े हो गए हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि एशियाई कंट्रीज में अगर आप देखिएगा जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, एम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब होता है कि कितनी बड़ी जनसंख्या का कितना बड़ा हिस्सा रोजगार की दिशा में कम से कम प्रयास तो कर रहा है। और वो प्रयास इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको कहीं उम्मीद और आशा है कि हमें काम मिल जाएगा। इस कतार में देखिएगा तो पहले नंबर पर फिलीपींस आता है, 92% आबादी वहां पर श्रम के मार्केट में गई हुई है। वियतनाम सेकंड नंबर पर आता है, 74%। नेपाल भी 74% है, इंडोनेशिया 64% है, जापान 60% है, बांग्लादेश 53% है, श्रीलंका 49% है, पाकिस्तान 48% है, भारत 40% है। सोमालिया की स्थिति 41% की। अब आप संकल्पना करने की शुरुआत कीजिए, भारत कहां पर खड़ा है आकर। इन परिस्थितियों में भारत में एम्प्लॉयमेंट की परिस्थिति उस पूरी इकोनॉमी को डिफाइन करती है जो सरकार के हाथ से लगाम निकल चुकी है। तो सरकार क्या करे और प्रधानमंत्री खुद क्या करें? वो खुद जाहिर तौर पर यहां पर उन्होंने उस एक पहिए को आजमाया जो एक पहिया मंदिर की दिशा में जाता है। और उस दिशा में जब हम आपसे जिक्र कर रहे थे तो अब आप सोचिए, चार धाम प्रोजेक्ट 2016 के दिसंबर में नींव रखी गई, 12,000 करोड़ की लागत बताई गई। अब उसी दिशा में प्रधानमंत्री बन गए। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में को जोड़ दिया जाए, हर मौसम में भक्त वहां जा सके। सड़क से नेटवर्क करेंगे, रेल लाइन बिछा देंगे। रेल लाइन जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक है वो 2025 में शुरू हो जाएगी और उसका खुला गान 2024 के चुनाव के वक्त शुरू हो जाएगा। मथुरा की शुरुआत उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से शुरू होगी, जो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बाद 2024 आते आते कृष्ण जन्म स्थल पर वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण और काशी कैरोडोर की तर्ज पर यहां पर भी एक भव्यता के साथ चीजें क्रिएट की जाए, जिसका जिक्र वहां की सांसद हेमा मालिनी ने कल ही कर दिया। यहां पर भी जरूरत है जनाब, जिस तरह काशी विश्वनाथ में जरूरत थी वो कृष्ण जन्मभूमि में भी उसकी जरूरत है। इसका जिक्र उन्होंने कल कर दिया। याद कीजिए, जब मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी गुजरात में थे तब वो बार बार सोमनाथ के सौंदर्यीकरण का उन्होंने बीड़ा उठाया था। और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री हो गए तो अगस्त के महीने में, यानी 2021 इसी बरस अगस्त के महीने में उन्होंने 3 अहम प्रोजेक्ट सोमनाथ को लेकर शुरुआत की। उसके भीतर में पार्वती माता मंदिर का शिलान्यास भी आता है, दर्शन पथ भी आता है और एग्जीबिशन सेंटर का लोकार्पण भी आता है। इतना ही नहीं, इस दौर में एक चीज और ध्यान दीजिए, दुनिया के किसी भी देश में भारत की कोई भी मूर्ति अगर वहां पर पढ़िए, जैसे अन्नपूर्णा की मूर्ति इस वक्त लाई गई और दिल्ली से यात्रा निकालकर बनारस में वहां को स्थापित किया गया जो काशी में, यह परिस्थिति लगातार और तेज होगी। और इतना ही नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों में मंदिर निर्माण को लेकर भी प्रधानमंत्री इस मैसेज के साथ खड़े हैं कि हम तो मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए ही आए हैं।
और इसलिए बहरीन में 2019 में 200 साल पुराने मंदिर के रेनोवेशन के लिए मल्टी मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया। 2019 में किया गया था, जो बहरीन के मनामा शहर में है। मनामा में श्रीनाथ जी का मंदिर है, उसको 3 मंजिला इमारत बनाने की तैयारी है उस मंदिर के रूप के तौर पर। इसके अलावा याद कीजिए 2018 में आबू धाबी जब प्रधानमंत्री गए थे, उस वक्त उन्होंने 2015 में जो यूएई की सरकार ने प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान मंदिर के लिए एक जमीन का आवंटन किया था, तो 2018 में उन्होंने मंदिर की, पहले हिंदू मंदिर की आबू धाबी में आधारशिला रखी। राष्ट्रीय तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रधानमंत्री की यह पहचान 2014 में नहीं थी। वो डेवलपमेंट का जिक्र करते थे, इकोनॉमी का जिक्र करते थे, महंगाई का जिक्र करते थे, डॉलर के मुकाबले रुपए की मजबूती का जिक्र करते थे, इस देश में 2 करोड़ रोजगार देने का जिक्र करते थे, इस देश में कंस्ट्रक्शन के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो इसका जिक्र होता था, स्मार्ट सिटी का जिक्र होता था। लेकिन अब नहीं, अब सिर्फ मंदिर की अनुगुंज सुनाई देगी। और उस मंदिर के साथ साथ आपको हो सकता है मुगल कालीन दौर में जो मंदिरों को ध्वस्त किया गया उसको दोबारा प्रधानमंत्री मोदी कैसे खड़े करेंगे, इसी दिशा में चीजें बढ़ेंगी। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या यह मंदिर आस्था का विषय है? क्या ये आम लोगों की राजनीतिक नब्ज को पहली बार बीजेपी अब खुले तौर पर पकड़ने की स्थिति में आ गई है, या फिर लोगों की भावनाओं को एक्सप्लॉइट करती है, जहां पर वह बोलती है कि कुछ देर के लिए भूल जाइए और मंदिर से बड़ी चीज कुछ होती नहीं है? यकीनन, लेकिन मंदिर निजी मामला है, आस्था निजी मामला है, पूजा पाठ घर के भीतर की परिस्थिति है। सार्वजनिक प्रदर्शन करते हुए चीजों को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगे, ऐसी सोच 2014 में नहीं थी। ये 2017 के बाद से इसलिए डेवलप हुई क्योंकि नोटबंदी और जीएसटी के बाद की परिस्थिति ने इस देश के भीतर में जो आर्थिक घटाटोप अंधेरा पैदा करना शुरू किया, उसने सवाल किए कि आखिर आप चुनाव जीतेंगे कैसे, खासतौर से हिंदी पट्टी में। इसीलिए उत्तर प्रदेश एक प्रयोगशाला के तौर पर निकल कर आ रहा है, जहां पर आपको मंदिर की अनुगुंज के अलावे कुछ सुनाई नहीं देगी। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में अब सवाल सबसे बड़ा यही हो चला है कि अगर आपको थामनी है चीजें तो उसका एक इंतजार उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तौर पर आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी की 25 दिसंबर के दिन नजर आएगा, जन्मदिन के मौके पर, जब लखनऊ में 1 लाख बच्चों को स्मार्टफोन और टैब बांटा जाएगा। यह भी एक नई परिस्थिति के साथ चीजें विकसित हो रही है, जिसका विरोध अपने तौर पर एक वक्त बीजेपी करती रही। सवाल सबसे बड़ा यह हो चला है कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था ने दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि भारत सर्विस निर्यात करना चाहिए, जो नहीं कर पा रहा है, उल्टे आयात करने की स्थिति में आ गया है। जो हमें अपनी शिक्षा को दुरुस्त करना था, क्योंकि भारत में सरकारी एजुकेशन के बाद, स्कूल कॉलेज जो सरकारी हैं उससे एजुकेशन हासिल करने के बाद भी वह बच्चे दोयाम दर्जे के क्यों रह जाते हैं और नौकरी के क्षेत्र में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं और मजदूर के तौर पर ही उनको रोजगार मिल पाता है, ऐसा क्यों? उसको दुरुस्त करने की दिशा में भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया और सरकार वहां भी फेल हो गई। और जो पूरी प्रक्रिया के भीतर में है, क्योंकि भारत के भीतर केंद्रीय वित्तीय ढांचा जो है वह लाभकारी नहीं हो पा रहा है, अलाभकारी है। और जो पूरा दिवालियापन की स्थिति का जिक्र हम यहां इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि ध्यान दीजिए, राज्य केंद्र के भरोसे है। जीएसटी का पैसा दीजिए, आपने हमारे हिस्से का टैक्स लिया, उसकी वसूली कीजिए, उसको लेकर आइए। और केंद्र जो है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के भरोसे है। वहां की नीतियों को हम भारत में अपना लेंगे, आप जो दिशा निर्देश देंगे, लेकिन आप हमको एवज में पैसा देते रहिए। और इन्हीं परिस्थितियों में सरकार का खर्च ज्यादा हो गया है, कमाई कम हो गई है। और जब ये पूरी की पूरी परिस्थितियों में आखिरी शब्द में डॉलर के मुकाबले जब रुपया कमजोर होते चला जा रहा है, तो भारत के शेयर मार्केट में डॉलर लगाकर ज्यादा से ज्यादा रुपया बनाने की सोच भी डेवलप हुई है। हमने अभी तक तेल का अल्टरनेटिव नहीं सोचा है, दुनिया उस दिशा में, विकल्प की दिशा में बढ़ रही है। हम अभी भी दुनिया के बाजार से तेल खरीदते हैं, वहां भुगतान रुपए में नहीं होता है, डॉलर में होता है। तो हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे कर्ज में डूब रही है और कर्ज लगातार बढ़ते चला जा रहा है। इसी दौर में मैक्सिमम कर्ज बढ़ा है बीते 7 वर्ष के भीतर। और शायद इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि जब 2024 में आप 10 साल का एनालिसिस करना शुरू कीजिएगा, तो शायद दुनिया में भारत एक ऐसा देश होगा जो 1 दशक के भीतर
निजी क्षेत्र के निवेश को करा पाने में पूरी तरीके से फेल हो जाएगा, क्योंकि वह न्यूनतम पर आ जाएगा। क्या इसीलिए मंदिर की जरूरत है? और क्या वाकई मंदिर भारत की राजनीति का अभिन्न हिस्सा है? क्या मंदिर और आस्था का सवाल होना चाहिए राजनीति का हिस्सा? और राजनीति अगर उसकी पीठ पर सवार हो जाए तो चुनाव आयोग और इलेक्शन कमीशन का क्या काम है? अगर ये दोनों परिस्थितियां कुछ काम नहीं करेंगी तो फिर आखिरी सवाल इस देश के उन नागरिकों से जुड़ा है जो वोटर के तौर पर लगातार चुनावी मैनिफेस्टो में अपनी नौकरी खोजते हैं, 2 जून की रोटी खोजते हैं, अनाज खोजते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतरीन भारत खोजते हैं। वह चीज़ें गायब हो रही है। मैनिफेस्टो में कुछ भी लिखा हो वह मुफ्त अनाज और मंदिर के राग में अगर खो रहा है तो सचेत कौन होगा? जागेगा कौन? जनता को जागना है, वोटर को तय करना है, तो उन्हें ही तय करने दीजिए, क्योंकि इस वक्त 2 पहिए में से 1 पहिया पंचर हो गया है और 1 पहिया सरपट दौड़ रहा है, और उसी के भरोसे भारत की सियासत उफान पर है, जहां पर मंदिर राग आपको अच्छा लगेगा, भगवा वस्त्र में प्रधानमंत्री की मौजूदगी अच्छी लगेगी, गंगा में डुबकी लगाना अच्छा लगेगा, गुफा में बैठना अच्छा लगेगा, लेकिन फेल अर्थव्यवस्था के लिए क्या ये सारी परिस्थितियां ढाल बनाई जा सकती है? सोचिए जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।